अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 10 शुरू करने लगे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कशन में रहेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, और साथ ही साथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है, जिसे रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो क्या कहती है, और उसका ना एकदम फील लेंगे कि रेफ्रिजरेटर चाहिए क्यों होता है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट खुद से मूव क्यों नहीं करती, उसके लिए रेफ्रिजरेटर का होना ज़रूरी क्यों है। मतलब एक लेक्चर ख़त्म करने के बाद ना आपको एकदम फील आ चुका होगा कि हाँ यार, इसलिए हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। मेरे बच्चे, जब मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना शुरू किया था, तब हमने वहाँ पे ये बात डिस्कस की थी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताने के 3 तरीके। नंबर 1 एंट्रोपी वाला, जिसको आप क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हो, कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज आइदर 0 और ग्रेटर देन 0 फॉर एनी प्रोसेस। बोला ठीक है सर। एक था मेरा बेटा हमारे पास जिसको आप कहते हो हीट इंजन स्टेटमेंट वाला तरीका। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब जो आखिरी वाला है ये है रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट या क्लॉसियस स्टेटमेंट का तरीका, जिसको अब हम डिस्कस करने लगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड माजी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं या आ सकते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर डिस्कस लाजमी करा रहा हूंगा। ठीक है भाई, हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले अपने पास ना स्टेटमेंट लिख लो कि क्लॉसियस स्टेटमेंट कहती क्या है। मेरे बच्चे, क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। अब आप बोलोगे सर परफेक्ट रेफ्रिजरेटर क्या होता है? टेंशन नहीं लो। जैसे जब मैंने आपको हीट इंजन स्टेटमेंट लिखवाई थी, आपको याद होगा ना यार, स्पेलिंग देख लेना ये, ठीक है। आई एम नॉट गुड विद द स्पेलिंग्स, सही, तो देख लेना भाई, हो सकता है इधर ई हो इधर आई हो, तो जो भी हो वो लगा लेना, जज्बात समझो। तो ये है मेरा बेटा सीधा सीधा क्लॉसियस स्टेटमेंट या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। अभी आगे का पूरा लेक्चर हम इसी का पोस्टमार्टम करते रहेंगे, ठीक है। चलो इसको मैं मिटाने लगा। अब देखो मेरे बच्चे, हम अपनी डेली रूटीन के अंदर ना नोट करते हैं कि अगर मैं कोई चाय का कप यहां ला के रख दूं तो कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि चाय का कप हॉट बॉडी है और सराउंडिंग क्या है, कोल्ड बॉडी है। तो चाय के कप से हीट एनर्जी निकलेगी और सराउंडिंग में तहलील हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। बोला ठीक है सर। इसका मतलब आपने देखा कि हीट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि खुद से, मतलब मैंने चाय का कप रखने के बाद उसकी मिन्नत समाजत तो नहीं करी ना कि भाई हीट एनर्जी तुम्हें अल्लाह का वास्ता यहां से निकल के सराउंडिंग में चले जाओ, ऐसा तो नहीं किया। हीट एनर्जी खुद ही उसमें से निकली और सराउंडिंग में चली गई। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो काम खुद से होता है ना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे घर वालों को तुम्हें कहना नहीं पड़ता कि भाई खेलो मत, या खेलो कूदो, या कोई कार्टून देखो, कोई फिल्म देखो, कोई गेम देखो, कहना नहीं पड़ता, खुद ही करते हो आप ये काम। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जो काम खुद से होता है। तो आपने चाय का कप लाके रखा और चाय के कप से हीट एनर्जी निकलकर सराउंडिंग में चली गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके पास हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कहाँ जाती है, कोल्ड बॉडी में जाती है, और ये काम खुद से होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। हमें नहीं करना पड़ता ये काम, मतलब हमें इसमें कोई एफर्ट पुट करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे उलट काम करना हो, अगर मुझे हीट को कोल्ड बॉडी से लेके जाना हो हॉट बॉडी की तरफ, तो ये काम खुद से तो नहीं होगा। आप में से कभी किसी ने देखा कि मैंने चाय का कप लाके रखा और उस चाय के कप ने सराउंडिंग से हीट एनर्जी चूस ली, एब्जॉर्ब कर ली, गेन कर ली, और चाय खोलना शुरू हो गई? नहीं। हालांकि सराउंडिंग में भी तो हीट एनर्जी है भाई। देखो चाय का कप हॉट बॉडी है, सराउंडिंग उसके लिए कोल्ड बॉडी है। कभी ऐसा तो किसी ने नहीं देखा ना कि भाई सराउंडिंग में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास भी तो कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी की वजह से। तो चाय के कप ने सराउंडिंग से हीट एनर्जी एक्वायर करी, यानी कि हीट एनर्जी कोल्ड से हॉट की तरफ गई और चाय का कप खोलना शुरू हो गया। ऐसा कभी हमने आज तक नहीं देखा।
मैंने एक गर्म चाय का कप पकड़ा और मेरे हाथ से हीट एनर्जी निकल के चाय के कप में घुस गई और मेरा हाथ ठंडा हो गया। ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब कोल्ड से हॉट की तरफ हीट खुद से नहीं जाती। ये कैसा प्रोसेस है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस बोले तो जो काम खुद से नहीं होता, आपको करना पड़ता है, उसके लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का फ्लो इंश्योर कराती है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि रेफ्रिजरेटर है क्या? भाई हर चीज रेफ्रिजरेटर है। मतलब हर चीज से क्या मुराद? आपके कमरे में अगर एसी लगा हुआ है तो वो जो एसी है वो भी रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर का मायना यहां सिर्फ फ्रिज नहीं करोगे आप। फ्रिज हम कहते हैं ना, रेफ्रिजरेटर क्या है? घर में रखा हुआ फ्रिज। फ्रिज नहीं करोगे आप सिर्फ, हर वो चीज जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को मूव कराएगी वो आपके लिए क्या है भाई? रेफ्रिजरेटर है। जैसे अगर मान लो ये कमरा है, मिसाल दे रहा हूं, ये कमरा है और इस कमरे का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। मैंने अपने एसी का रिमोट उठाया और रिमोट उठाकर मैंने इसको 25 से सेट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे। होता है ना, रिमोट होता है, हम टेम्परेचर कम करते हैं तो कमरे में ठंडक बढ़ जाती है, कूलिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो होता क्या है? होता यह है कि आपका जो एसी है वो इस कमरे के अंदर से आपने 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करना है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम कब होता है? हम थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर पे खड़े हुए और हीट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बॉडी का तापमान या टेम्परेचर कम कब होता है? जब आप उसमें से इंटरनल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो हीट की फॉर्म में। आसान भाषा में, आप किसी बॉडी में से थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हो, हीट एनर्जी निकालते हो तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? गिर जाता है। तो गोया एसी ने क्या किया होगा? अगर मैंने पहले कमरे का टेम्परेचर 25 था, मैंने एसी का रिमोट उठाया और उसे 20 पे सेट कर दिया, तो इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कमरे का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। तो एसी क्या करेगा? इस कमरे में से 5 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए जो हीट एनर्जी होगी वो यहां से निकाल के बाहर फेंक देगा। और बाहर क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट कहां से कहां मूव कर रही है, तो भाई जो कमरे का इंटीरियर है वो तो कोल्ड बॉडी है और जो कमरे का एक्सटीरियर है ये तो पहले ही हॉट बॉडी है। तो हीट ऐसे मूव कर रही है। हीट कहां जा रही है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जा रही है। क्लियर हो गया? कोल्ड से हॉट की तरफ जा रही है। अब यह काम खुद से नहीं होता, मतलब इस काम को करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। सर वर्क डन क्या करना पड़ता है? एसी खुद से करता है। जो आप वर्क डन करते हो वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। भाई आपके पास बिजली का बिल आता है ना, आप एसी को प्लग इन करते हो, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। गोया के आपने एसी पर इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया, तब जाके हीट का रिवर्स फ्लो पॉसिबल हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस वाला। यह है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी फील लेंगे पूरा। क्या बोला? कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। यह मुमकिन ही नहीं है कि हीट फ्लो करे लो टेम्परेचर बॉडी से, यानी कि कोल्ड बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी यानी कि हॉट बॉडी की तरफ विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। आपके घर में बिजली नहीं आ रही, आप एसी को लगा के बैठे रहो, उसे ऐसे आके फाड़ फाड़ के देखते रहो, क्या आपका कमरा ठंडा होना शुरू होगा? नहीं होगा, क्योंकि एसी अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का फ्लो इंश्योर कराएगा तो उसके लिए लाजिम है कि वर्क शुड बी डन ऑन इट। और आप कौन सा काम करते हो? इलेक्ट्रिकल वर्क डन करते हो बाय कनेक्टिंग इट टू द पावर सॉकेट। तो ये क्लॉसियस स्टेटमेंट को लिखने का एक और तरीका। एक तरीका क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। एक और क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू मूव हीट या टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी या लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अभी पढ़ेंगे सब, टेंशन नहीं लो। बोला ठीक है सर, इतनी बात तो हमें समझ में आती है, आगे चलें और मजीद समझाएं हमें। बोला सही सर। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है? कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ लेके जाता है। आपके घर में जो फ्रिज होता है वो भी यही काम करता है। कैसे सर, जरा समझाएं। अरे भाई समझो, मान लो मैंने एक पानी का गिलास फ्रीजर में रख दिया। फ्रिज में वो जो टॉप वाला कंपार्टमेंट होता है ना, उसको अपन लोग फ्रीजर कहते हैं। उस टॉप डब्बे में एक पानी का गिलास रख दिया। पानी का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस था। कुछ देर के बाद वो पानी बर्फ बन जाएगा? बोला सर बन जाएगा।
तो फ्रिज ने क्या किया, उस पानी में से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी। अबे तभी तो वो उसका टेम्परेचर कम हो रहा है भाई। पानी अगर बर्फ बन रहा है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम हो रहा है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब उससे हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जा रही है, बाहर ली जा रही है। और उसके बाद वो जो फ्रिज के पीछे वाली जगह नहीं होती, वहां से उसने हीट एनर्जी सराउंडिंग में फेंक दी। तो अब आप सोचो, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर या फ्रीजर का टेम्परेचर कम था या सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था? तो आप बोलोगे फ्रीजर का टेम्परेचर कम था, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो ज्यादा था। तो सराउंडिंग हॉट बॉडी है और फ्रीजर के अंदर की जगह कोल्ड बॉडी है। तो फ्रीजर क्या कर रहा है, पानी में से हीट एनर्जी लेकर सराउंडिंग को दे रहा है। कोल्ड बॉडी से, यानी कि फ्रिज के इंटीरियर से कोल्ड बॉडी से हीट एनर्जी ली जा रही है और सराउंडिंग में दी जा रही है। तो ये भी यही होता है। आपका जो डीप फ्रीजर होता है, जिसके अंदर कुर्बानी का सारा गोश्त रख लिया जाता है, उसी डीप फ्रीजर की बात कर रहा हूं, ठीक है। डीप फ्रीजर की सफाई कराई जाती है ना बकरीद से पहले। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, बांटो गोश्त को। आप लोग तो सारा साल खाते रहते हो ना। जिन लोगों के घर में सारा साल नहीं जाता, कुर्बानी का दर्स यह है कि उनके घर में गोश्त दिया जाए, ठीक है। खैर, वो जो डीप फ्रीजर है वो क्या करता है, डीप फ्रीजर का जो इनर कंपार्टमेंट है वो ठंडा होता है, सराउंडिंग क्या होती है, गर्म होती है। तो अंदर से हीट एनर्जी ले रहा है और सराउंडिंग को दे रहा है। तो हीट फ्लो कहां से कर रही है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। क्या बात अब तक हम एस्टेब्लिश कर चुके कि हॉट से कोल्ड की तरफ हीट खुद ब खुद जाएगी और कोल्ड से हॉट की तरफ हीट खुद ब खुद नहीं आएगी। उसके लिए वी हैव टू डू वर्क। और ये जो डिवाइस ऐसा काम करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं। अब ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे थोड़ी देर में आते हैं। पहले जो है ना वो हम समझते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ना वो वर्किंग कैसे करता है। अब देखो मेरे बच्चे, ये मैंने एक बहुत सिंपल सी डायग्राम बनाई है आपको ना रेफ्रिजरेटर की जो वर्किंग है ना उसको समझाने के लिए। बहुत डिटेल में हमने जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखो मेरा बेटा, जो रेफ्रिजरेटर है ना उसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, 4। सबसे पहले मेरा बेटा हमारे पास होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होगा, कंप्रेस करना भाई। अभी पढ़ेंगे सब चीज़, ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद हमारे पास एक सेट ऑफ कॉइल्स होता है, ये वाला, जिसको आप कहते हो कंडेंसर कॉइल्स। क्या कहते हो, कंडेंसर कॉइल्स। अगर आप देखना चाह रहे हो तो ये कंडेंसर कॉइल्स आप जैसे ही फ्रिज के पीछे देखोगे ना, आपको जो ब्लैक कलर की ऐसी पतली ऐसी पाइपिंग आती हुई नजर आ रही होती है, वो कंडेंसर कॉइल्स होती हैं, सही। फिर उसके बाद मेरा बेटा आपके पास होता है एक्सपेंशन एरिया या एक्सपेंशन वॉल, या यहां पे आप कहते हो ये आपके पास होता है कैपिलरी ट्यूब्स का नेटवर्क। एक कैपिलरी ट्यूब्स क्या होती है, वो भी इसी तरह की पाइपिंग होती है, बस इनका एरिया बहुत छोटा होता है, पतली सी ट्यूब्स होती है। एक्सपेंशन वेल्व भी कहते हैं इन्हें। क्यों कहते हैं अभी सब समझाएंगे। फिर ये मेरा बेटा एक और सेट ऑफ कॉइल्स होता है, और ये आपको दिखता नहीं है। ये जो आपका फ्रीजर होता है ना, फ्रीजर आप जब खोलते हो तो उसकी जो प्लेट नजर आती है उस प्लेट के पीछे होती है और उसके अंदर छुपी हुई होती है। मतलब ये मान लो फ्रिज की पीछे की तरफ वाली दीवार है, ये आप ये मान लो, ये जैसे ही आपने फ्रीजर का डब्बा खोला ना, फ्रिज के ऊपर वाली जो जगह होती है उसे फ्रीजर कहते हैं। फ्रीजर खोला, ये आपको फ्रंट वॉल नजर आ रही है, ये फ्रिज की बैक वॉल है पीछे वाली। इसके दरमियान में ये कॉइल्स होती है जिनको आप कहते हो एवापोरेटर कॉइल्स। ये क्या होती है, दीज आर एवापोरेटर कॉइल। भाई स्पेलिंग देख लेना यार, आई एम वेरी सॉरी फॉर द स्पेलिंग्स। ठीक है सर, समझ में आ गया, चले आगे। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई जो रेफ्रिजरेटर है ना, अभी आगे जो मैं आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ाऊंगा ना, जो कॉन्सेप्ट का फील आएगा, उसके लिए ये रेफ्रिजरेटर की वर्किंग जो है ना वो समझना जरूरी है। अमूमी तौर पे टीचर्स जो है ना वो डायरेक्टली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा देते हैं, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। QL/W करके मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन फील नहीं आएगा जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर हो क्या रहा है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना तो 2-4 कॉम्पोनेंट्स अभी इसमें और है। 4 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं आपके। एक कंडेंसर कॉइल्स, कंप्रेसर सबसे पहले, फिर कंडेंसर कॉइल्स। कंडेंसर कॉइल वो जो पीछे आपको ब्लैक पाइपिंग दिखती है वो कंडेंसर कॉइल्स होती है, ऐसे ऐसे करके चल रही होती है। फिर कैपिलरी ट्यूब्स का नेटवर्क होता है एक, ये भी पाइपिंग ही है, बस इसका अगर इसका डायामीटर मान लो कह लो कि 10 मिलीमीटर का है तो इसका 0.2 मिलीमीटर का होता है। मतलब इसका डाया बहुत छोटा होता है, पतली पाइपिंग होती है। फिर आपके पास ये एवापोरेटर कॉइल्स हैं, जो फ्रीजर होता है ना, फ्रिज के टॉप वाला कंपार्टमेंट, उसके अंदर छुपा हुआ होता है पीछे की तरफ। बोला ठीक है सर। कहानी आपकी स्टार्ट होती है
ये जो पूरा साइकिल होता है ना, ये पूरा जो एक साइकिल चलता है ऐसे करके, ये साइकिल शुरू होता है कंप्रेसर से। कंप्रेसर जो है ना वो हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलाते हो और ये कंप्रेस करने का काम करता है। किसको? रेफ्रिजरेंट गैस को। जो फ्रिज में गैस होती है ना उसे कंप्रेस करने का काम करता है। यहां से जब गैस निकलती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर, यानी कि मैं यहां लिखूंगा इसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है। पहली चीज टेम्परेचर, दूसरी चीज प्रेशर। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर यहां से गैस निकलती है। फिर सुनो, फिर समझो। ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या करता है भाई? फ्रिज में गैस चलती है ना, आपने सुना होगा ना अक्सर, यार मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा, गैस लीक हो गई। मेरा एसी काम नहीं कर रहा, गैस लीक हो गई। मेरा फ्रीजर काम नहीं कर रहा, गैस लीक हो गई। ये वही वाली गैस है जिसको आप कहते हो रेफ्रिजरेंट। जिसको आप क्या कहते हो? रेफ्रिजरेंट। तो कंप्रेसर जो है ना ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। इसमें पिस्टन लगा होता है और ये पिस्टन ऐसे 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 एक्शन करके क्या करता है? गैस को या रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। जब कंप्रेसर को गैस लीव करती है तो उसका टेम्परेचर भी हाई होता है और उसका प्रेशर भी क्या होता है? हाई होता है। हॉट हाई प्रेशर गैस लीव करती है किसे? कंप्रेसर को। उसके बाद मेरा बेटा ये कंप्रेसर से मूव करती हुई जाती है ऐसे कंडेंसर कॉइल्स में। अब जब ये कंडेंसर कॉइल्स में से मूव करती हुई जाती है ना तो क्या होता है? अब ये कंडेंसर कॉइल्स कहां होती हैं? फ्रिज के पीछे की तरफ। यानी कि ऐसे, आपने ऐसे देखा, ये आपका फ्रिज है, इस फ्रिज के पीछे की तरफ ना ऐसे करके ये नेटवर्क मौजूद होता है। ये होती है कंडेंसर कॉइल्स। ये अब जब आपकी ये गैस, ये जो गैस है ये ऐसे मूव करती हुई जाती है, यहाँ कंप्रेसर यहाँ लगा होता है ना भाई, यहां से ऐसे मूव करती हुई जाती है आपकी गैस। जब समझो ऐसे जब ये मूव करती हुई जाती 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 है, ऊपर जा रही है अभी ये, तो यहां पे ये जो कंडेंसर कॉइल्स हैं इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होता है? सराउंडिंग की एयर, रूम की जो एयर है भाई, ये फ्रिज कहीं कमरे में रखा है, उस कमरे की जो एयर है, कहा जाता है ना फ्रिज के मैनुअल में भी कि यार बिल्कुल इसको दीवार से चिपका के ना रखो, थोड़ा दीवार से हटा के रखो ताकि पीछे उसे एयर मिल सके। तो वो एयर कंडेंसर कॉइल्स के साथ कांटेक्ट में होती है। होता क्या है? जब यहां से हाई प्रेशर गैस इन कंडेंसर कॉइल्स में मूव करती हुई जाती है तो वो एयर के साथ इन कांटेक्ट आती है। एयर का टेम्परेचर कम होता है और इस गैस का प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है। गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो जब एयर के साथ इन कांटेक्ट आती है तो एयर उसके लिए लो टेम्परेचर होता है और गैस उसके लिए हाई प्रेशर होता है, ये वाली जो रेफ्रिजरेंट गैस है। तो यहां से हीट एनर्जी बाहर फ्लो करती है। इस कंडेंसर कॉइल्स में से क्या होती है? हीट एनर्जी सराउंडिंग की एयर में बाहर फ्लो करती हुई जाती है। क्या चीज फ्लो कर रही है? ये हीट एनर्जी। फिर समझना, फिर सुनना आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। अपना ही तो चैनल है, मतलब हम सबका अपना चैनल है ना, कोई टेंशन है क्या? पूरा कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे भाई। यहां से हीट एनर्जी निकल के कहां जाती है? सराउंडिंग के एयर में जाती है। यही वजह है कि अगर आप फ्रिज के पीछे ऐसे फ्रिज के साथ चिपका के नहीं ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाओ तो आपको लगेगा यार यहां पे क्या है? यहां पे गर्मी है। वो गर्मी कहां से आ रही है? जो रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर से आया है और कंडेंसर कॉइल में से मूव करता हुआ जा रहा है, वहां से हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है एयर के साथ। ठीक है सर। अब जब जो गैस होता है ये हाई टेम्परेचर पर होता है, जब ये अपनी एनर्जी लूज करना शुरू करता है, यानी कि सोचो आप एक तरह से गैस को ठंडा कर रहे हो, ऐसे ही है, गैस को ठंडा कर रहे हो ना आप। देखो आपके पास पानी है, लिक्विड है, वाटर है। वाटर को जब आप गर्म करते हो वो भाप बनता है, गैस बनता है, और गैस को जब आप ठंडा करोगे तो वो वापस लिक्विड बनेगा। इसी प्रोसेस को तो कंडेंसेशन कहते हैं मेरे ख्याल से। पॉइंट समझ में आ रहा है भाई? आपके पास स्टीम है, स्टीम को अगर तू ठंडा कर देगा तो क्या बनेगा? वापस लिक्विड बनेगा। भाई देख, लिक्विड को जब तुम हीट दोगे तो स्टेट आगे जाके चेंज होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, और गैस से जब तुम एनर्जी लोगे तो वो लिक्विफाई होगा। लिक्विड से जब एनर्जी लोगे, ये तो बता रहा था अभी, फ्रीजर में पानी रखा, पानी से हीट एनर्जी छीनी तो वो आइस बन गया। तो गैस से जब तुम हीट एनर्जी लोगे तो वो लिक्विड बनेगा। तो जब गैस इसमें से होती होती इधर तक पहुंचती है ना, कैपिलरी नेटवर्क से पहले, तो यहां पे क्या होता है? अपनी ये बहुत सारी एनर्जी लूज कर चुकी होती है। जब ये एनर्जी लूज कर चुकी होती है तो यहां पे जो इसका टेम्परेचर होता है वो कम हो चुका होता है, लेकिन प्रेशर तो अभी भी उतना ही होता है। प्रेशर तो अभी भी, ये पहली चीज टेम्परेचर है, दूसरा प्रेशर है। और गैस यहां पे क्या
हो चुकी होती है, लिक्विफाई हो चुकी होती है। ये वैसे सही कॉन्सेप्ट नहीं है, सही कॉन्सेप्ट ये है सारी गैस लिक्विफाई नहीं होती, कुछ लिक्विड होता है, कुछ गैस होता है, तो यहां पे वेपर की टर्म इस्तेमाल की जाती है। लेकिन मैं अगेन यही कहूंगा आपके कोर्स में इसकी इतनी तफसील नहीं है, तो आप ये मान लो कि गैस यहां पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सही है। वरना एक्चुअल चीज क्या है, यहां पे वेपर होता है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है। तो हुआ क्या, अब देखो आपको ये नाम से भी याद रखना आसान हो जाएगा। इन कॉइल्स में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन का मायना क्या है कि गैस बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कैसे, जब ये कंडेंसर कॉइल से मूव करता हुआ आ रहा है तो ये सराउंडिंग की एयर से हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, और इसकी वजह से यहां पे आपके पास कैपिलरी नेटवर्क में दाखिल होने से पहले लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होता हैगा। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चले और बताएं अब आगे। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये क्या होता है, ये आपके पास ना, अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो ये इस तरह का ना ट्यूब्स का ही नेटवर्क होता है, इस तरह का ना ट्यूब्स का ही नेटवर्क होता है, मतलब ऐसे करके यहां पे अंदर इनलेट होता है, ये आउटलेट होता है, ऐसे ये समझ लो डब्बे का मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये भी ट्यूब्स ही हैं, बस फर्क क्या है, इन ट्यूब्स का जो डाया है, एरिया बहुत छोटा होता है, एरिया बहुत छोटा होता है। अब आप थोड़ा सा अपना फ्लूइड डायनेमिक्स याद करो, मैं याद दिला देता हूं। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, बोला सर पढ़ी थी। एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन क्या था, इनवर्स। जब एरिया कैपिलरी ट्यूब्स का कम है, डाया कम है, तो A इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है सर्कल का एरिया, या पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह d/2 पुट करेगा तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो एरिया, डायमीटर कम है तो इसका मतलब एरिया क्या है, कम है। एरिया कम है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपको वेंचुरी रिलेशन याद है या बर्नौलीज प्रिंसिपल याद है तो हमने ये पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं आपको रीजन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग खुले कि हो क्या रहा है। अब कैपिलरी ट्यूब में जाने की वजह से रेफ्रिजरेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और प्रेशर एनर्जी क्या होती है, ये पोटेंशियल नहीं है, प्रेशर एनर्जी है। बर्नौली में 3 तरह की एनर्जी होती है फ्लूइड्स की, और अगर यहां पे लिक्विड के साथ गैस भी होती है ना तो वो भी फ्लूइड होती है। फ्लूइड हर वो चीज होती है जो फ्लो कर सके, लिक्विड कैन फ्लो, गैस कैन फ्लो, तो दोनों मिला के फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो बर्नौली प्रिंसिपल इजीली एप्लीकेबल है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो प्रेशर कम होता है, तो यहां पे मेरा बेटा आपके पास क्या होता है, प्रेशर कम होता है। यानी कि ये कैपिलरी ट्यूब क्या काम कर रहा है, प्रेशर को कम करने का काम कर रहा है, सही है। इन शॉर्ट आप ऐसे भी देख सकते हो कि कंडेंसर कॉइल से जैसे ही कैपिलरी ट्यूब में दाखिल होता है प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। आप बोलोगे यहां से जब निकलता है तो अब लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर आपके पास क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, वो यहां पे आ गया एवापोरेटर कॉइल में दाखिल होने के लिए। यहां तक समझ में आया। कंप्रेसर से कहानी शुरू हुई, कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट गैस निकली, कंडेंसर कॉइल्स में से मूव करती हुई आई, कंडेंस हुई, गैस ने अपना टेम्परेचर कम किया, कैसे, सराउंडिंग की जो एयर है उससे अपनी हीट एनर्जी को एक्सचेंज करके यहां तक पहुंचा। फिर कैपिलरी ट्यूब में गया, कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर कम हुआ, क्यों कम हुआ बता दिया भाई, एरिया कम, ये किताब में लिखा नहीं मिलेगा भाई, ये मैं खुद बता रहा हूं, ज़हन में रखना। एरिया कम हुआ, कैपिलरी ट्यूब छोटी पाइपिंग है, एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इन ऑर्डर टू कीप द सम कांस्टेंट प्रेशर हैज टू बी रिड्यूस। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया, प्रेशर कम हो गया। अब क्या है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर के साथ आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो एवापोरेटर कॉइल में दाखिल होता है। अब आप सोचो ये एवापोरेटर कॉइल कहां लगी हुई है, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। सोचो ये जो आपका फ्रीजर है ना, ये फ्रीजर, ये देखो, आप जैसे ही अपना फ्रिज खोलते हो एक बड़ा सा डोर होता है, उसके ऊपर एक छोटा डोर होता है, वो छोटा वाला जो डोर है उसको खोलते हो, उसमें आपको फ्रंट वॉल नजर आती है, उसके पीछे ही एवापोरेटर कॉइल्स होती हैं, फ्रिज के पीछे वाली वॉल्स के अंदर ये एवापोरेटर कॉइल्स होती हैं। अब ये एवापोरेटर कॉइल जो है ना वो ऐसे करके यहाँ पे मौजूद है, ये ऐसे मौजूद है, ये ऐसे करके कहाँ मौजूद है मेरे बच्चे, आपके फ्रीजर के अंदर मौजूद है। अब ये क्या करती है जरा समझिएगा इस बात को। आपने मान लो, गौर से सुनना, मजेदार इंटरेस्टिंग फिनोमेना। आपने मान लो फ्रीजर के अंदर एक चाय का कप रख दिया, मान लो आपका दिमाग खराब है, सही है, हमने तो फिनोमेना समझना है ना भाई। आपने एक चाय का कप फ्रीजर के अंदर रख दिया, कुछ देर के बाद वो चाय का कप क्या होगा, ठंडा होगा। सवाल पैदा होता है कि वो ठंडा कैसे होगा, तो सोचो आपने यहां चाय का कप रखा हुआ है, जी सर, और मान लो यहां चाय का कप, ये फ्रीजर का इंटीरियर है, ये चाय का कप रखा है, इसके पीछे ऐसे एवापोरेटर कॉइल चल रही है, यहां पे एवापोरेटर कॉइल चल रही है, ठीक है, आपको नजर नहीं आ रही है, ये यहां चाय का कप रखा है, ठीक है। अब
ये जो एवापोरेटर कॉइल है इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसका टेम्परेचर कैसा है? कम है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर इसके अंदर से फ्लो करता चल रहा है। जी सर कर रहा है। तो क्या करेगा? ये कोल्ड बॉडी है, चाय का कप हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी से हीट एनर्जी लेगा, चाय के कप से हीट एनर्जी क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा। तो एवापोरेटर कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट चल रहा होता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट जो चल रहा होता है, वो क्या करता है? अंदर रखी हुई गर्म बॉडी से हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। अब एवापोरेटर कॉइल के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है, जब वो हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा तो जो चाय का कप है वो तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो एवापोरेटर कॉइल के अंदर जो आपका रेफ्रिजरेंट था वो क्या होगा? पहली बात तो वो लो टेम्परेचर से क्या हो जाएगा? वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर हो जाएगा, नंबर एक बात। लो टेम्परेचर से क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर हो जाएगा। प्रेशर अभी भी क्या रहेगा? इतना कोई खास चेंज नहीं होगा, प्रेशर अभी भी क्या रहेगा? वो लो ही रहेगा। ठीक है सर, समझ में आता है। थोड़ा बहुत तो प्रेशर बढ़ेगा लेकिन इतना खास नहीं बढ़ेगा। और लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों सर? भाई जब लिक्विड यहां दाखिल हुआ था, भाई यहां गैस था, गैस से जब हीट ली थी तो वो क्या बना था? लिक्विड। अब यहां लिक्विड दाखिल हो रहा है एवापोरेटर कॉइल में, जब वो फ्रीजर के अंदर से हीट एनर्जी चूसेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कंप्रेसर में आने से पहले हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे गैस रेफ्रिजरेंट होती है। जब वो कंप्रेसर में दाखिल होती है तो कंप्रेसर उसे कंप्रेस करता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रेशर, और ये साइकिल क्या होता है? चलता रहता है। इस तरह से आपका रेफ्रिजरेटर काम करता है साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। कॉन्सेप्ट का फील आया? रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है? इस अंदाज में काम करता है। 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं आपके रेफ्रिजरेटर के। कंप्रेसर, इसी तरह से आपके पास कंडेंसर कॉइल्स, इसी तरह से आपके पास एक्सपेंशन वेल्व या कैपिलरी नेटवर्क, इसी तरह से आपके पास एवापोरेटर कॉइल्स। अब आपने यहां पे ना एक चीज नोट करनी है। क्या? गौर से सुनना जरा यहां पे जो मैं बताने जा रहा हूं, ये हम आगे भी देखेंगे भी। आप गौर से ये नोट करो, मैं कह सकता हूं कि एवापोरेटर कॉइल्स ने कुछ एनर्जी QL एब्जॉर्ब करी फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी। भाई देखो, सोचो। फ्रिज के केस में मेरे पास लो टेम्परेचर बॉडी क्या है और हाई टेम्परेचर बॉडी क्या है? सोचो, सराउंडिंग हाई टेम्परेचर है और फ्रिज के अंदर का एरिया लो टेम्परेचर है। तो एवापोरेटर कॉइल जो है वो हीट एनर्जी कहां से ले रहा है? सराउंडिंग से या फ्रिज के अंदर से? फ्रिज के अंदर से। तो मैं कह रहा हूं एवापोरेटर कॉइल ने हीट एनर्जी ली है फ्रिज के अंदर से। बोला ठीक है सर। तो इसका मतलब इसने, मान लो QL कह दिया मैंने, QL मतलब हीट एनर्जी ऑफ लो टेम्परेचर। तो मान लो इसने, एवापोरेटर कॉइल ने हीट एनर्जी दी फ्रॉम द ली फ्रॉम लो टेम्परेचर। साथ ही साथ आपने कंप्रेसर पे वर्क डन किया, वही वर्क कंप्रेसर ने गैस पे किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रेशर। सर हमने कहा किया कंप्रेसर पे काम? अबे भाई कंप्रेसर चलता कैसे है? कंप्रेसर में एक मोटर लगी हुई होती है जो घूमती है, तो पिस्टन अप एंड डाउन होता है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। तो आप जो गैस पे काम कर रहे हो वो कैसे हो रहा है? बाय कनेक्टिंग द स्विच विद द सॉकेट, इन द सॉकेट। भाई अगर आप बिजली प्रोवाइड नहीं करोगे तो कंप्रेसर चलेगा? नहीं चलेगा। जब कंप्रेसर चलेगा नहीं तो क्या गैस पे काम होगा? नहीं होगा। गैस पे काम करने के लिए बिजली दी आपने, इसका मतलब आपने वर्क डन किया ऑन द कंप्रेसर। अब आप सोचो, कंप्रेसर गैस पे काम कर रहा है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। कंप्रेसर गैस पे काम कर रहा है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। एवापोरेटर कॉइल लो टेम्परेचर बॉडी से हीट ले रही है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये सारी की सारी जो हीट है ये यहां पे आके सराउंडिंग में इजेक्ट कर रहा है, और सराउंडिंग क्या है? हाई टेम्परेचर बॉडी है। सराउंडिंग क्या है? हाई टेम्परेचर बॉडी है। तो लो टेम्परेचर से हीट ली जा रही है, कंप्रेसर गैस पे काम कर रहा है, हाई टेम्परेचर को हीट दी जा रही है। फिर सुनो, लो टेम्परेचर से हीट ली जा रही है, एवापोरेटर कॉइल्स आर डूइंग व्हाट? टेकिंग हीट, एक्सट्रैक्टिंग हीट, एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द फ्रिज, इंटीरियर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, वहां से हीट ली जा रही है। कंप्रेसर गैस पे काम कर रहा है और सराउंडिंग को, हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट दी जा रही है। अब आप यहां पे देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंप्रेसर को बंद कर दूं, अगर मैं कंप्रेसर को बंद कर दूं
और इसको बोलूं भाई यहां से हीट ले वहां हीट दे, क्या ये मुमकिन है? नहीं। कंप्रेसर इज द हार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। भाई अगर कंप्रेसर नहीं है या कंप्रेसर लगा हुआ है, बिजली नहीं आ रही है, तो क्या ये पूरा सर्कुलेशन चलेगा? नहीं। तो यही तो लिखा था थोड़ी देर पहले आपने क्लॉसियस स्टेटमेंट में, क्या लिखा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी या टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो छाप लो इतने हिस्से को, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो मेरे बच्चे, अब हम लोग समझते हैं हमारा जो रेफ्रिजरेटर का ब्लॉक डायग्राम है ना वो। अब आपको कॉन्सेप्ट का जो लेवल का फील आएगा ना, उसकी बात ही अलग है। यहां मान लो मेरा बेटा मैंने एक डिज़ाइन कर लिया कि ये हमारे पास है कोई लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर या लो टेम्परेचर बॉडी, इसको आप कुछ भी कह सकते हो, बस आप RES नहीं लिखना भाई, आप पूरा लिखना लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर। ठीक है, बोला ठीक है सर। यहाँ पे हमारे पास आ गया मान लो हमारा हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर, या आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है आपकी हाई टेम्परेचर बॉडी। बोला ठीक है सर, सही हो गया। ये जो है ना आपके पास ये है। बोला ठीक है सर। फिर यहाँ पे मेरा बेटा आपके पास है मान लो आपका रेफ्रिजरेटर, या आप इसको कह सकते हो जो आपकी वर्किंग बॉडी है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। अब देखो अभी हमने क्या सीखा कि आपके पास ना ओवरऑल काम क्या हो रहा है। काम ये हो रहा है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है ये लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर से कुछ हीट ले रहा है, इसको मैंने मान लिया QL। जो लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर है इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया TL। जो हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर है इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया TH। और साथ में यहाँ पे इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर पे कुछ काम किया जा रहा है। भाई कंप्रेसर पे काम कर रहा था ना अभी तुम, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर पे काम किया जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये फिर हीट एनर्जी दे रहा है, किसको है, सराउंडिंग को दे रहा है या हाई टेम्परेचर बॉडी को दे रहा है। अब आपको इसका फील आ रहा है, लो टेम्परेचर से हीट ली जा रही है QL, रेफ्रिजरेटर पे या वर्किंग बॉडी पे काम किया जा रहा है और इसको हीट दी जा रही है। अब जरा थोड़ी देर के लिए अपने 2 सफ़े पलटो और पिछले लेक्चर में हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम देखो, आपको इसका एग्जैक्ट रिवर्स नजर आएगा। देखो जरा, कार्नो इंजन में भी पढ़ाया था, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो इंजन क्या कर रहा था, इंजन क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट ले रहा है और लो टेम्परेचर बॉडी को हीट दे रहा है और साथ में वर्क डन कर रहा है, साथ में वर्क डन कर रहा है। समझ आ रहा है, साथ में क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। बोला ठीक है सर, समझ में आया। इसका उल्टा है। यही वजह है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है ना, ये चूंकि हीट इंजन का रिवर्स होता है, ध्यान में रखना, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कार्नोट इंजन में थे यहां पर उसके रिवर्स फिनोमिना में चल रहे होते हैं। यही वजह है कि जो हमारे कोर्स में रेफ्रिजरेटर होता है, इस आइडियल रेफ्रिजरेटर को अक्सर व बेशतर एग्जामिनर कार्नोट रेफ्रिजरेटर का नाम भी देता है। तो ये भी एक आइडियल रेफ्रिजरेटर है जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। सारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं और साइक्लिक प्रोसेसेस हैं। आपने देखा अभी कहानी कंप्रेसर से शुरू हुई, कंडेंसर कॉइल, एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब, फिर एवापोरेटर कॉइल, वापस कहां आ गया, कंप्रेसर पे। कहानी ऐसे घूमती रहती है। यही वजह है कि अगर कभी आप कभी नोट करना, आप किसी रेफ्रिजरेटर के टेक्नीशियन को बुलाओ, AC के टेक्नीशियन को बुलाओ, अगर आपकी गैस, वो अपने साथ एक ना बड़ा सा मीटर लाता है और चेक करता है कि यार आपके पास गैस का प्रेशर कम तो नहीं हो गया। अगर गैस का प्रेशर कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉइल्स के अंदर या कहीं पर इंटीरियर या एक्सटीरियर के अंदर आपके पास लीकेज मौजूद है, क्योंकि ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। गैस को निकलने का रास्ता ही कहां से मिल रहा है भाई, गैस ने कंप्रेसर से कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल से कैपिलरी, कैपिलरी से एवापोरेटर, फिर कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, फिर कैपिलरी, फिर एवापोरेटर, इसमें घूमना है। तो निकलने का तो कोई रास्ता है ही नहीं, कोई सीन सपाटा है ही नहीं। तो अगर गैस का प्रेशर कम हो रहा है किसी पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि गैस आप कहीं से क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। बोला ठीक है सर। तो ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर है, आइडियल रेफ्रिजरेटर है। सारे साइक्लिक प्रोसेसेस तो है ही हैं, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेसेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। चलें आगे। अब देखो इधर आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा, जैसे हमने कार्नोट इंजन के अंदर एफिशिएंसी डिफाइन की थी, और एफिशिएंसी मैंने आपको क्या कहा था, आउटपुट ओवर इनपुट, यही बताया था। कार्नोट रेफ्रिजरेटर के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर हम जो चीज डिफाइन करते हैं उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसको K से शो करते हैं।
और से सुनना आप ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कि कोई रेफ्रिजरेटर कितना अच्छा है और कितना घटिया है, कितना अच्छा है और कितना एफिशिएंट है, या कितना अच्छा और कितना बुरा है, इसका फैसला हम करते हैं रेफ्रिजरेटर के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की मदद से। अब ये क्या है, बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन करेंगे, आउटपुट ओवर इनपुट। अब देखो रेफ्रिजरेटर में आपकी चाहत क्या है, आप क्यों लगाते हो घर में एसी, क्यों लगाते हो कमरे में? ताकि कमरा ठंडा हो सके। कमरे को ठंडा करने का मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर से हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज व्हाट एसी इज फॉर। भाई रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, पानी को ठंडा करना। एसी का काम क्या है, कमरे को ठंडा करना। गोया रेफ्रिजरेटर का बुनियादी या प्राइमरी पर्पस क्या है, लो टेम्परेचर से QL हीट को एक्सट्रैक्ट करना। तो इसका आउटपुट क्या है, QL। ये जो QL हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी, ये इसके लिए आउटपुट है। अरे भाई इंजन का काम क्या है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जितनी ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी है, इसका मतलब आउटपुट उतना ज्यादा है। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, लो टेम्परेचर से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को भेजना। तो जितनी ज्यादा हीट एनर्जी वो कोल्ड से एक्सट्रैक्ट करेगा, गोया उसका आउटपुट उतना ज्यादा है। इनपुट क्या होता है, जो आप काम करते हो। भाई हीट इंजन के केस के अंदर आप सोर्स से हीट एनर्जी दे रहे थे, उसके अगेंस्ट काम हो रहा था। रेफ्रिजरेटर में आप जो काम कर रहे हो उसको क्या शो करोगे, वर्क डन से। तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है। देखो कैसा जबरदस्त तरीका है ना कि आप इसको इसी फॉर्मूले से बता सकते हो, आउटपुट ओवर इनपुट, सेम चीज है भाई। ये रेफ्रिजरेटर में आउटपुट क्या है इन टर्म्स ऑफ QL, कि हाउ मच एनर्जी इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, और W क्या है, द वर्क दैट इज बीइंग डन ऑन द रेफ्रिजरेटर टू डू दिस थिंग। सही है, ये जो आपने काम किया इसको निकालने के लिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं इसको यहां इस ब्लॉक डायग्राम को देखो और अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूं, तो देखो आपको नजर आ रहा है कि जो QH है ये बराबर होगा W प्लस QC के। चेक करो, सॉरी QC नहीं लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे QL लिखा हुआ है। बास किताबों में जो लो टेम्परेचर से हीट ली जाती है ना, उसको QC भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे QL भी रेफ्रिजरेटर के पास जा रही है, वर्क भी इस पे हो रहा है, और ये बाहर कितना दे रहा है, QH दे रहा है। ठीक है, QH क्या है जरा सुनना, QH क्या है, QH क्या है, हीट गिवन आउट इन द एयर। QL क्या है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी। W क्या है, वर्क दैट इज बीइंग डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, रेफ्रिजरेंट पे जो काम हो रहा है, जो कंप्रेसर काम कर रहा है। बोला ठीक है सर, तो ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी मिला के किसके बराबर है, QH के बराबर है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। अगर आप यहां से W की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, QH माइनस का QL हो जाएगा। आप याद करो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको साइकिल पढ़ाया था, उसमें क्या था, उसमें एवापोरेटर कॉइल हीट एनर्जी ले रहे थे QL फ्रीजर से, लो टेम्परेचर बॉडी से, और वर्क डन करने पर भी उसको एनर्जी मिल रही थी गैस को, और ये दोनों एनर्जी मिलाकर वो जब कंडेंसर कॉइल में से गुजर रहा था तो सराउंडिंग में हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा था। तो यही तो है वो, QH इज इक्वल टू W प्लस QL। एवापोरेटर कॉइल ने फ्रीजर से हीट ली तो ये QL आ गई उसके पास, रेफ्रिजरेंट के पास, गैस के पास, रेफ्रिजरेंट के पास, और कंप्रेसर ने उस पर वर्क डन किया। जब किसी बॉडी पे काम किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती है, पढ़ा चुके पुराना कॉन्सेप्ट। तो गैस के पास दो तरह से एनर्जी है, एक एवापोरेटर कॉइल की तरफ से ली गई, एक जो उस पर काम किया। जैसे ही वो कंडेंसर कॉइल में आएगा ये एनर्जी बाहर एयर को दे देगा, तभी जो टेम्परेचर कम होगा उसका आगे जाके। तो QH इज इक्वल टू W प्लस का QL। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ये रहा मेरे पास QL और W की जगह में क्या आ गया मेरे पास, QH माइनस का QL। अब जरा समझो, यहाँ पे एक फॉर्मूला इसका और है वो भी बताता हूं, लेकिन पहले समझो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का ना कॉन्सेप्ट क्या है। समझो QL बटा W। QL से क्या मुराद है, वॉट वी वॉन्ट, जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम या क्या चाहते हैं। QL क्या है, ये हम यही चाहते हैं ना भाई। अबे तुम घर में एसी क्यों लगाता है, तुम्हारे कमरे में एसी क्यों लगता है, एसी लगने का फायदा क्या है, कमरे में से हीट एनर्जी निकालना, कमरे को ठंडा करना। तो दिस इज व्हाट वी वांट विद अ रेफ्रिजरेटर। और W क्या है, व्हाट वी पे फॉर, व्हाट वी पे फॉर, यानी कि उसके लिए हमें खर्चा कितना करना पड़ रहा है भाई, काम कितना करना पड़ रहा है। मान लिया यहां से हीट एनर्जी निकाल रहा है, ये इनका जो रेशियो है ना, ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, और से सुनना मेरी बात, कॉन्सेप्ट का फील आने वाला है। मिसाल के तौर पे
मेरा बेटा, मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है 5। इसकी यूनिट कोई नहीं होती क्योंकि रेशियो है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसी रेफ्रिजरेटर का क्या है मेरे बच्चे? 5 है। मान लो 5 है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब क्या है जरा समझना। इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसका है QL डिवाइडेड बाय W। इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा 5 जूल ओवर 1 जूल। लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 1 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करके या 1 जूल का वर्क करके जो हीट एक्सट्रैक्ट की गई है, कहां से? जो हीट एक्सट्रैक्ट की गई है कहां से? फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी, वो कितनी है? 5 है। 1 जूल की एनर्जी खर्च करके जो हीट एक्सट्रैक्ट की गई है फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी, फ्रॉम द फ्रीजर, फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, वो 5 है। यानी कि 5 का मतलब क्या है? 1:5 का रेशियो है। यानी कि अगर आप फ्रिज पर या रेफ्रिजरेंट पर या वर्किंग बॉडी पर 1 जूल का काम करोगे तो वो 5 जूल की हीट एनर्जी मूव करके जाएगा कोल्ड से हॉट की तरफ। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना, ये जितना ज्यादा बड़ा होता है आपका रेफ्रिजरेटर उतना अच्छा होता है। क्योंकि हमारी चाहत क्या होती है? हमारी चाहत ये होती है कि मिनिमम वर्क देकर मैक्सिमम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए। आप में से कोई ये चाहता है कि अगर मैं घर में फ्रिज लगाऊं तो बिजली का बिल बहुत ज्यादा आए? नहीं, आप तो चाहते हो वो बिजली यूज ही ना करे, यानी कि कम से कम वर्क डन पे ज्यादा से ज्यादा ठंडा कर दे। यही तो आप चाहते हो। हर बंदा यही चाहता है कि भाई अगर मैं कमरे में एसी लगाता हूं तो बिजली का बिल तो आए ही ना, और कमरा ऐसा ठंडा हो रहा हो कि नॉर्दर्न एरियाज वाली फीलिंग आ रही हो। तो सीन क्या है कि वर्क, हमारी चाहत क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी चाहत का ही नाम है कि कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी टू बी एक्सट्रैक्टेड आउट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। दिस इज टर्म्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लिख लेना इसको कि जब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? कम से कम वर्क पर ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी लो टेम्परेचर से निकाल के हाई टेम्परेचर के मुंह पर मार दी जाएगी। दिस इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट। बोला ठीक है सर। फिर हमने मेरा बेटा कार्नोट इंजन के अंदर ये भी पढ़ा था, इसकी डेरिवेशन भी देखी थी कि QL डिवाइडेड बाय जो QH है ये बराबर है किसके? TL डिवाइडेड बाय TH के। यहां भी सेम डेरिवेशन एप्लीकेबल है। रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये जो आपका रेफ्रिजरेटर है ये भी साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ साइकिल जो स्टेट पैरामीटर्स हैं गैस के, रेफ्रिजरेंट के, वो कांस्टेंट है। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंट्रोपी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई। तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग बॉडी इज 0। जब चेंज इन एंट्रोपी 0 है तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे कि कितनी हीट आई कितनी हीट गई, जब आप इसको काम करोगे, इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको पता चलेगा QL अपॉन QH इज इक्वल टू TL अपॉन TH। जितने लोगों को ये वाली बात नहीं समझ में आई है कोई टेंशन नहीं है, ये आपकी किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वैसे मैंने इसकी डेरिवेशन पीछे कार्नोट इंजन में पढ़ा दी थी, डेल्टा S इज इक्वल टू 0 करके। इसकी डेरिवेशन को करने का एक और तरीका भी होता है, वो थोड़ा सा लंबा तरीका है। एडियाबैटिक और मतलब प्रोसेसेस के अंदर जो प्रोसेसेस है ना, उनकी इक्वेशन से भी आप ये चीज़ ड्राइव कर सकते हो। लेकिन चूंकि हमारे कोर्स का स्कोप नहीं है इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास K का जो एक और फॉर्मूला आएगा ना, वो K का एक और फॉर्मूला आपके पास यहाँ से आएगा। QL की जगह पे आ गया TL विच इज द टेम्परेचर ऑफ द लो टेम्परेचर बॉडी या कोल्ड बॉडी। QH की जगह पे आ गया TH, यहाँ पे आ गया TL। जहन में रखना आपका जो K है वो किस पे डिपेंड करता है? TH माइनस TL पे। TH माइनस TL बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर बॉडी। और ये कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो गौर से, ये इनवर्स डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्स। कार्नोट इंजन डायरेक्ट डिपेंड कर रहा था, उल्टा उल्टा चल रहा है यहाँ सारा। आपका ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा ना, K उतना ज्यादा होगा। इसका भी फील दिलाता हूं अभी आपको। तो मेरे बच्चे ये इसका एक और फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है जो आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना, वो हाई और लो टेम्परेचर बॉडी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके साथ इन्वर्स रिलेटेड कर रहा है। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी थी वो डायरेक्ट रिलेट कर रही थी। देख रहे हो आपको सब कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है। यानी कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा उतना कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। यानी कि आपके रेफ्रिजरेंट के ऊपर उतना कम काम करना पड़ेगा ज्यादा हीट निकालने के लिए। क्या बोला? फिर सुनो, जितना ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा TH माइनस TL का, K का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब उतना
कम काम करना पड़ेगा हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जितना ये TH माइनस TL का वैल्यू ज्यादा होता जाएगा, जितना ये TH माइनस TL का वैल्यू बढ़ता जा रहा होगा, उतना आपके पास K का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा, उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। आगे चले, मजीद बताएं हमें। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चे हमारे पास ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं परफेक्ट रेफ्रिजरेटर का, उसके बाद फिर हम ना इसके एक दो सवाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको शुरू में लिखवाया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, तो जरा समझो कि परफेक्ट रेफ्रिजरेटर क्यों नहीं पॉसिबल। देखो वैसे तो हमें कॉन्सेप्ट का फील आ गया, क्योंकि हम डेली रूटीन में देखते रहते हैं ना ये वाली बात कि भाई अगर मैं फ्रिज को प्लग इन नहीं करूंगा, यानी कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे नहीं दूंगा, तो भाई कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, और जब कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, वो नहीं होगा तो मेरा कमरा भी ठंडा नहीं होगा, या फ्रिज के अंदर रखा हुआ सामान भी ठंडा नहीं होगा। समझ में आ गया कि वो चाहिए हमें, वो बात भी समझ में आ गई। अब एक और तरह से समझते हैं, फील लेते हैं। हमारे पास परफेक्ट रेफ्रिजरेटर क्या होता है? परफेक्ट रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, उसको आप कहते हो इन्वेंटर्स ड्रीम। परफेक्ट रेफ्रिजरेटर ये है कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर कि जिसमें रेफ्रिजरेटर पे कोई काम करना ना पड़े और हीट एनर्जी लो से कहां चली जाए, हाई में चली जाए, एवापोरेटर कॉइल लेके कंडेंसर में चला जाए खुद से, या आप कहो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कितना हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल है। हम ये बात जानते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ परफेक्ट रेफ्रिजरेटर, लेकिन उसका फील लेते हैं, सही नहीं पॉसिबल। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका इन्फिनिटी हो जाए। इन्फिनिटी कैसे आया भाई? के क्या था? QL अपॉन W। अगर आप W नहीं दे रहे, W 0 है, तो QL अपॉन 0 विल बी इन्फिनिटी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ड्रीम है। जैसे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं थी, हमारी चाहत थी, लेकिन जो दो हमने कह लो कि सजेशन दिया कि भाई ये कर लो या ये कर लो इन ऑर्डर टू मेक द एफिशिएंसी 100%, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे। बोला ठीक है सर, क्यों नहीं है परफेक्ट रेफ्रिजरेटर? चलो एंट्रोपी से ही समझते हैं इसको। देखो मेरा बेटा, आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, गौर से सुनना मेरे बच्चे, जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है, आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स या तो 0 होगा। बोला ठीक है सर, या तो 0 होगा, या आपका चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन 0, जिसको आप कहते हो पॉजिटिव। सर ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो हम अपना पढ़ रहे केस रेफ्रिजरेटर, उस वाले केस के अंदर हमारे लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि हमने सारे आइडियल प्रोसेसेस माने हुए, आइडियल गैस है, सब चीजें आइडियल चल रही हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, फ्रिक्शन है नहीं, कोई हीट लॉस हो नहीं रहा। बोला ठीक है सर, अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, तो यहाँ देखो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है मेरे पास। एक मेरे पास रेफ्रिजरेंट है, यानी कि वर्किंग बॉडी है, एक ये है, एक ये है। देखो इसका जो चेंज इन एंट्रोपी होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग बॉडी, ये तो 0 हो जाएगा। क्यों सर 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, और साइक्लिक प्रोसेस में जो भी चीज काम करती है उसका जो स्टेट पैरामीटर है वो तो तब्दील नहीं होता। बोला ठीक है सर, तो मैं लिखूंगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हाई टेम्परेचर बॉडी प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, ये जो रेफ्रिजरेंट है, प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द लो टेम्परेचर बॉडी। भाई यही 3 चीजें हैं ना मेरे कायनात में, और तो कुछ भी नहीं है। बोला ठीक है सर, इसमें से आपको पता चल गया इसका जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट इज ऑलवेज 0। क्यों 0 है भाई? आपने ये माना हुआ है कि रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेसेस है सारे इसके अंदर, इसीलिए चेंज इन एंट्रोपी 0 आ रहा है, वरना इसका भी आंसर पॉजिटिव ही आता। ठीक है, चलो अब इसकी अगर मैं एंट्रोपी की बात लिखूं तो भाई फिर क्या हो रहा है? अब सोचो, हमने क्या माना हुआ है भाई, इसका तो हो ही नहीं रहा। बोला ठीक है सर, और यहां से कुछ हीट ली जा रही है और वहां पे हीट दी जा रही है। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। जरा समझो, यहां से जो हीट ये इसके पास से हीट निकल के बाहर जा रही है, तो आपने बोला माइनस का Q अपॉन TL, और वो हीट इसके पास जा रही है तो प्लस का Q अपॉन TH। बोला ठीक है सर, यहां से हीट निकल रही है और यहां पे हीट जा रही है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा सर। अब समझो जरा, यहां पे समझो, यहां पे अब मेरे बच्चे ये जो TH है, आपको एक बात पता है ना कि TH इज ग्रेटर देन TL, ऐसे ही है भाई। अगर ये हाई टेम्परेचर है तो इसका मतलब, अगर आप कहते हो कि ये हॉट बॉडी है, जितने लोगों को इसको एंट्रोपी से नहीं पढ़ना वो स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आगे जाके न्यूमेरिकल डायरेक्ट देख लो। ये कोल्ड बॉडी है और ये क्या है? हॉट बॉडी है।
तो भैया हॉट बॉडी का टेम्परेचर कोल्ड बॉडी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझो, तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। अब सोचो, अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इस पूरी वैल्यू का जो आंसर आने वाला है वो कम आने वाला है, और इस पूरी वैल्यू का जो आंसर आने वाला है वो बड़ा आने वाला है। और समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है। इसका जो आपने अभी क्या माना हुआ है, आपने माना हुआ है कि आप वर्क डन नहीं कर रहे सिस्टम पर, यही तो करना चाह रहे हैं, परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के बारे में काम करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। भाई अगर तुम वर्क डन नहीं करेगा, अगर तुम वर्क डन नहीं करेगा तो W का वैल्यू 0 हो गया। भाई अभी देखा था आपने, W बराबर था QH माइनस QL के, या आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था QH बराबर था W प्लस किसके, QL के। तो जब तुमने मान लिया कि वर्क डन 0 है तो QH और QL बराबर हो गए, तो मैंने दोनों को यहां QQ कह दिया। बोला ठीक है सर, ये मैं समझा रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये अजम्पशन मानी हुई है। भाई ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया ना कि वर्क डन 0 करने पे पॉसिबल ही नहीं है, रीजनिंग कर रहा हूं कि क्यों नहीं पॉसिबल। तो अब देखो माइनस क्यू अपॉन टी एल, ये माइनस कहां से आया, अबे इसके पास से हीट निकली है ना, तो माइनस क्यू अपॉन टी एल, फिर प्लस क्यू अपॉन टी एच। बोला ठीक है सर, ये हॉट है ये कोल्ड है, तो टी एच का वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है, टी एल का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। अगर ये बड़ा है तो इस पूरे फ्रैक्शन का आंसर छोटा आएगा, और अगर ये छोटा है तो इस पूरे फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। बोले ठीक है सर। अब सोचो, ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ये छोटा है तो इस पूरे फ्रैक्शन का आंसर बड़ा आएगा, मतलब इसका ओवरऑल आंसर बड़ा आएगा। भाई करके देख लो ना यार। टीएल को मान लो आपके पास क्या है, ये 100 केल्विन है, मिसाल दे रहा हूँ। टीएच को मान लो ये क्या है, 400 केल्विन है, मिसाल दे रहा हूँ यही वाली बात समझाने के लिए। मान लो यहाँ से हीट एनर्जी निकली 100 जूल, 100 जूल हीट एनर्जी निकली, तो इसकी एंट्रोपी चेंज हो गई 100 जूल की, इसके पास वो 100 जूल गई। सर आपने तो कहा था कि जब इसके पास एनर्जी जाएगी तो उसमें वर्क डन भी शामिल हो जाएगा, बिल्कुल शामिल होगा, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। अभी हम ये मान रहे हैं कि ऐसा रेफ्रिजरेटर अगर मैं बना लूं कि जिसको ऊपर वर्क डन ना करना पड़े, ये कार्रवाई खुद से हो रही हो, तो भाई जो यहाँ से हीट निकलेगी वही वहाँ जाएगी ना, यही तो देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो देखो इसका अगर मैं आप कैलकुलेट करते हो, ये -1 आएगा, इसका क्या आएगा, ये चले गए, प्लस का 0.25, ये बता रहा था। इस पूरे का फ्रैक्शन छोटा आ रहा है, इसका फ्रैक्शन बड़ा आ रहा है। देखो ये बड़ा था तो इस पूरे का फ्रैक्शन छोटा आएगा, ये छोटा था तो इस पूरे का फ्रैक्शन बड़ा आएगा, ये नजर आ रहा है। अब अगर आप नेट चेंज निकालते हो, यानी कि इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, -1 प्लस 0.25, आपका जो आंसर आ रहा है माइनस का 0.75 आ रहा है। यानी कि देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या आपको ये नजर आ रहा है कि डेल्टा चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। बोलो ये नजर आ रहा है, माइनस वाली बड़ी वैल्यू आ रही है, प्लस वाली छोटी वैल्यू आ रही है। ऐड करने पे जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। भाई आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोसेस कायनात में पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जो यूनिवर्स की एंट्रोपी को घटा दे, कम कर दे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स को नेगेटिव ले आए। तो ये पॉसिबल नहीं है जो आपने यहां पे असम्पशन ली है। अब यहां समझो, इसी मिसाल से समझो, अगर आपको इस पूरी चीज का ऐड करके आंसर, गौर से सुनना, कॉन्सेप्ट का फील आएगा, इस पूरी चीज का आंसर ऐड करके अगर 0 चाहिए तो इसका मतलब यहां पे क्या चाहिए था आपको, यहां पे 400 जूल चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो भाई, यहां 400 जूल होता तो 400 बटा 400 प्लस 1 होता, प्लस 1 माइनस 1 क्या होता, 0 होता। ये तो कम से कम पॉसिबिलिटी है ना। एंट्रोपी स्टेटमेंट यही है कि चेंज इन एंट्रोपी कम से कम 0 है आइडियल सिनेरियो में, या ग्रेटर देन 0 होगी ऑल द नेचुरल एंड रियल सिनेरियोज में। तो देखो प्लस 400 जूल का मतलब क्या है, 100 जूल हीट एनर्जी आपने वहां से ली है, QL से 100 जूल ली यहां से, और बाकी 300 जूल का वर्क डन किया गया है। इसका मतलब वर्क करना मैंडेटरी है, वर्क करना मैंडेटरी है। अगर वर्क नहीं करोगे तो आपको एंट्रोपी स्टेटमेंट से भी नजर आ रहा है कि ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो अब क्लॉसियस स्टेटमेंट दोबारा सुनो, इट इज इम्पॉसिबल टू मूव हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट का फील आ गया होगा। छापो, अब 1 से 2 सवाल करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने जो है ना वो 2 सवाल मैंने मेंशन किए हुए, दोनों के दोनों आपकी डिफरेंट टेक्स्ट बोर्ड से कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या कहता है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर दैट ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ -3 डिग्री सेल्सियस एंड +27 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। बोला ठीक है सर। आपने TL की जगह पे लाके रखा भाई -3,
TH की जगह पे लाके रखा आपने 27 माइनस और यहाँ पे आ गया माइनस का 3। आपने इसको सॉल्व किया, माइनस का 0.1 आएगा और आंसर आपका हो जाएगा गलत। वजह, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमेशा लेना होता है जो कि किस में रहता है, केल्विन में रहता है। ये आपने डिग्री सेल्सियस में लेके चवल मार दी तो आपका आंसर गलत आ जाएगा भाई, ठीक है, ऐसे नहीं करना। माइनस का 3 प्लस का 273 डिवाइडेड बाय 27 प्लस का 273 माइनस फॉर्मूले का है और TL के लिए क्या आएगा, माइनस का 3 प्लस का 273। बस हो गया सवाल। 273 में से आपने 3 निकाल दिया तो क्या बच गया भाई, 270 बच गया। अपॉन में आ जाओ, 273 प्लस 27 कितना हो गया, 300 माइनस आया। 273 में से आपने 3 निकाला तो क्या बच गया भाई, 270। ये 270 से 270 कैंसिल नहीं कर देना भाई। 270 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 270 विल गिव यू 30। 0 से 0 मर गया, 3 1 सा और 3 9 सा। आंसर आया 9। इस 9 का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट का फील आया। 9 का मतलब यह है, फॉर एवरी 1 जूल ऑफ वर्क दैट यू विल डू ऑन दिस रेफ्रिजरेटर, ये 9 जूल की हीट को लेके जाएगा कहां पे, बाहर। कहां से, लो टेम्परेचर बॉडी से। ये मतलब है इसका 1:9। 1 गुना आप काम करोगे, 9 गुना ये काम करेगा। 1 जूल आप वर्क करोगे इसके रेफ्रिजरेंट पे और ये 9 जूल हीट एनर्जी को रिमूव कर रहा होगा फ्रॉम द कंपार्टमेंट। बोला ठीक है सर, लो टेम्परेचर बॉडी समझ में आ गया। चलो छाप लो जल्दी से मेरे बच्चे इसको अच्छे से और फिर मैं चलता हूं अगले सवाल पे, ठीक है। चलो अगला सवाल नीचे ही कर लेते हैं। कहता क्या है अगले सवाल में, कहता है आपके पास एक रेफ्रिजरेटर है। बोले ठीक है सर, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना वो 5 है। कहते हैं व्हेन रेफ्रिजरेटर इज रनिंग इट्स इनपुट पावर इज 500 वॉट्स। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर होती है, तो इसने कहा कि आपके पास जब ये रेफ्रिजरेटर चल रहा है तो इसका इनपुट पावर आपको कितना दिया हुआ है, 500 वॉट दिया हुआ है। सैंपल ऑफ वाटर हैज अ मास ऑफ 500 ग्राम एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन द फ्रीजर कंपोनेंट। इस सवाल को करने के लिए जो हीट का, इससे पिछला जो चैप्टर था ना थर्मोडायनेमिक्स से पहले जो कॉन्सेप्ट्स इन हीट पढ़ाया था, उसका जो लास्ट लेक्चर था कैलोरीमीट्री वाला, वो अगर आपने देखा हुआ है ना, वो अगर आपको क्लियर है कि यार हीट जब एक्सट्रैक्ट होती है तो कैसे स्टेट चेंज हो रही होती है, तो आपको कॉन्सेप्ट का ना मज़ा आ जाएगा। सही है, वो अगर देखा हुआ है। बच्चे मैं लेक्चर बहुत मेहनत से बनाता हूँ, मतलब मेरे पास मेरी स्टडी के अंदर ना हर तरह की टेक्स्ट बुक मौजूद रहती है ताकि पाकिस्तान के किसी भी कोने से देखने वाला बच्चा ना इसको लेफ्ट आउट फील ना करे। इवन गिलगित बल्तिस्तान में बैठा हुआ बच्चा है ना, वो भी मेरे लेक्चर्स को रिलेट कर सकता है कि सर ने मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है या मेरी किताब से पढ़ाया है। तो इसलिए मैंने वो कैलोरीमेट्री का लेक्चर तब दिया था, मुझे पता था हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये आ गया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फ्रीज द वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ज़रा पहले मैं आपको साइन समझाता हूँ। देखो मेरा बेटा, आपके पास ये 500 ग्राम जो वाटर है और ये कितने टेम्परेचर पर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर है। अब गौर से सुनो, जब आप इसके अंदर से हीट निकालोगे, सोचना, जब आप इससे हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, मान लो आपने इससे Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करी, जब आप इससे Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, ये भी वाटर है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास 500 ग्राम पानी हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि जब आप इससे हीट लोगे, तो ये अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा। स्टेट सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट पे चेंज होती है, या वाइस वर्सा हीट देने पर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज होती है, हीट लेने पर कंडेंसेशन पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पे होती है। भाई देख, तो पानी को अगर फ्रिज में जाके रखेगा, फ्रीजर में जाके, तो एकदम थोड़ी बर्फ बनेगा, पहले उसका तापमान घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। तो भाई ये हीट निकालने पर ये होगा। फिर जब आप इससे फर्दर हीट निकालोगे, मजीद हीट निकालोगे, अब 0 डिग्री सेल्सियस से जब हीट निकालोगे और अब इसका स्टेट चेंज होगा क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ गया। अब ये क्या होगा, अब ये आपके पास 500 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ बन चुका होगा, आइस। पॉइंट समझ में आ गया। गोया के, अब सुनना गौर से, जब मैंने इस पानी को फ्रीजर के अंदर रखा तो मुझे उसके पास से जो हीट एनर्जी रिमूव करनी है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सिंध बोर्ड के अंदर भी है सवाल, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एक स्टैंडर्ड बुक का, ठीक है। जैसी स्टैंडर्ड बुक हेलिडे रेसनिक है ना, उसके इक्विवेलेंट एक स्टैंडर्ड बुक है जहां से इन्होंने ये सवाल का छापा मारा है, ठीक है। बट वो हेलिडे रेसनिक नहीं है। तो
उसके अंदर भी इसका सॉल्यूशन एक और तरह से दिया हुआ है, मैं आपको एक और तरह से करा रहा हूं, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये समझो भाई फ्रीजर में जाके पानी का ग्लास रखा तो उसमें से हीट एनर्जी निकाल रहे हैं। अभी जो हीट एनर्जी निकाल रहे हैं वो Q1 + Q2 के बराबर है, क्योंकि जब तुम पहली हीट एनर्जी लोगे तो ये वाटर से वाटर में ही रहेगा, बस टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर जब मजीद हीट लेगा भाई तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। यहां पे देख, ये हीट लेने पे टेम्परेचर कम हो रहा है और ये वाली हीट लेने पे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। इससे आपको याद आ रहा होगा कौन सी हीट कौन सी है। ये जो Q1 वाली हीट है ये आपकी होगी स्पेसिफिक हीट, ये जो Q2 वाली हीट है ये आपकी होगी लेटेंट हीट, क्योंकि जो हीट स्टेट चेंज करे वो लेटेंट हीट होती है, जो हीट टेम्परेचर चेंज करे कांस्टेंट स्टेट में वो स्पेसिफिक हीट होती है। तो जब आप Q1 का फॉर्मूला लिखोगे, Q1 आपके पास रहेगा mc डेल्टा टी, Q2 का फॉर्मूला लिखोगे वो आपके पास रहेगा m × hf। ये हीट आप लोगे ना इससे। बोला ठीक है सर। मास कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है भाई। 500 ग्राम को किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करना होगा तो बोलूंगा भाई 500 / 1000। बोला ठीक है सर। और C कितना दिया हुआ है, C आपको ये दिया हुआ है 4186। बोला ठीक है सर। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना है भाई, यहां से यहां चेंज कितना आ रहा है, 20 का आ रहा है भाई। फाइनल कितना है, 0। इनिशियल कितना है, 20। तो 0 - 20 विल गिव यू -20। तो -20 का मतलब क्या है, ये जो माइनस साइन, भाई देखो मैं ये कह रहा हूं चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। ये -20 आया, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि हीट इसके अंदर से निकाली जा रही है। देखो भाई अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 500 / 1000 मल्टीप्लाई बाय 4186 मल्टीप्लाई बाय 20। आंसर आया भाई 41860। 41860 ये आया आंसर, 41860 जूल्स। ये आपने हीट इससे निकाल ली। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये वाली हीट की अगर बात करें, मास कितना है 500 ग्राम, तो 500 / 1000 मल्टीप्लाई बाय HF कितना दिया हुआ है भाई साहब, 3.36 × 10⁵। ठीक है भाई साहब, ये भी आंसर माइनस में ही आएगा, परेशान नहीं होना आप, क्योंकि ये हीट भी तो आप निकाल ही रहे हो ना भाई। हीट निकालने के लिए ही माइनस साइन लगाया जाता है, और मैं उसको वहां भी प्लस साइन ही यूज करूंगा वैसे तो मैं। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझे पता है हम हीट निकाल ही रहे। 3.36 × 10⁵। इसका आंसर आया भाई 168,000। 168,000। जब मैं इसको भी यूज करूंगा ना तो मैं इसको ऐसे मॉड में लेके जाके 41860 ही यूज करूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, गौर से सुनना, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे फ्रीजर को कितनी हीट रिमूव करनी पड़ रही है, आप बोलोगे Q1 + Q2, ये भी करनी पड़ रही है, ये भी करनी पड़ रही है, दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूं 168,000 + 41860, आंसर कम्स आउट टू बी 209,860 जूल्स। 209,860 जूल। बोला ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे चले, आपसे कहता है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना टाइम लगेगा टू फ्रीज द वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे पता था कि इसने ये जो 500 ग्राम का पानी है एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसको कहां पे लेके जाना है, 500 ग्राम आइस में लेके जाना है। तो यहां पे आ गया मैं। अगर पहले चलो बाद में बताता हूं, अभी आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आपने टाइम निकालना है, आपको पावर गिवन है भाई। पावर का फॉर्मूला मेरे बच्चे हमारे पास क्या होता है, P हमारे पास बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम के। पावर गिवन है, टाइम निकालना है भाई, ये गिवन है, ये निकालना है। अगर मुझे किसी तरह से वर्क डन पता चल जाए तो वारे न्यारे हो गए। अब वर्क डन निकालने पे आ जाओ। आपको क्या पता है, सोचो जरा, आपको क्या क्या पता है। आपको पता है मेरा बेटा कि आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का जो फॉर्मूला रहता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है QL/W। यही है। QL से क्या मुराद है, सोचो, अभी मैंने फील दिलाया है। QL से क्या मुराद है, वो हीट जो लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर से एक्सट्रैक्ट की गई है, वो हीट जो लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर से एक्सट्रैक्ट की गई है। और कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की गई है भाई, लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर में क्या रखा हुआ था, ये पानी रखा हुआ था, और पानी को आपने बर्फ बनाना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कह सकता हूं ये हीट एक्सट्रैक्ट की गई होगी फ्रॉम द लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर, हाँ या ना। अब सोचो ना, पानी को बर्फ बनाना है तो ये वाली हीट एक्सट्रैक्ट की गई होगी ना फ्रॉम द लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर। तो मैंने यहां पे QL की जगह लाके डाला, क्या था ये 209,860 बटे में आ गया W, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है भाई, 5 गिवन है। 5 को वहां ले जाओ, W को यहां ले आओ। देखो ये हो जाएगा 209,860 डिवाइडेड में आ गया मेरे पास क्या, 5। यहां से मैंने क्या निकाला, वर्क डन निकाल लिया।
ये आ गया 41972, 41972 ये आ गया मेरे पास वर्क डन। भाई इतने जूल का मुझे काम करना पड़ेगा। देखो सिर्फ इसमें एक चीज है कि क्यूएल आपको समझ में आ जाए, और क्यूएल मैंने पूरी साइंस बताई हुई है। क्यूएल क्या है? एवापोरेटर कॉइल जो फ्रीजर से एनर्जी ले रही है। फ्रीजर में क्या रखा है? 500 ग्राम पानी है 20 डिग्री सेल्सियस। बनाना क्या है? उसे बर्फ बनाना है। भाई तो 500 ग्राम पानी अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसे बर्फ बनाने के लिए पहले Q1 निकालोगे ताकि उसका टेम्परेचर 0 पे आ जाए, फिर Q2 निकालोगे ताकि वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाए? 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट हो जाए। बस बाकी सब सही है, सिंपल सवाल है। ठीक है, 41972 जूल आ गया आपका वर्क डन। आ गया सर, अब ले आओ, ये रहा पावर का फॉर्मूला था ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपको टाइम चाहिए था ना, टाइम यहाँ ले जा भाई, क्या बन जाएगा? वर्क डन अपॉन पावर। वर्क डन कितना गिवन है मेरे बेटे? 41972 जूल्स अपॉन में पावर कितनी है? 500 वॉट। इसको डिवाइड कर लो मेरे बच्चे। जैसे ही आप इसको डिवाइड कर दोगे आंसर आपके पास आता है 83.944, यानी कि तकरीबन आप समझ लो कि 84 सेकेंड। यानी कि अगर ये सारी सूरत हाल होती है और बिल्कुल आइडियल प्रोसेस रहता है तो आपको 84 सेकेंड लगेंगे आपके फ्रिज को इस सूरत हाल पे ये काम करने में। अब इस सवाल की ना मजीद वेरिएशन की जा सकती है। मैं आपको एक वेरिएशन दे देता हूं, आप करना खुद से, मुझे कमेंट में आंसर बताना। अगर मैं कहता हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बर्फ बना दो, मैंने कहा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिड्यूस द, अबे तुम कहां फंस गए, टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 20 टू 0 डिग्री सेल्सियस। उस केस में क्या करते? आप यहां पे Q2 को कैलकुलेट नहीं करते, आप यहां पे सिर्फ Q1, जो Q1 की वैल्यू थी ये वाली वैल्यू को आप सिंपल सॉल्व करते हैं यहां पे चल के। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको इसी में ऐसे कहता हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फ्रीज द वाटर टू आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, और मैं आपको क्या कहता? मैं आपको कहता भाई मिसाल के तौर पे मैं आपको कह देता कि मिसाल के तौर पर डम 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 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी मैं आपको दे देता। चलो ठीक है, अभी तो ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है ना, मैं आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी दे देता। फिर क्या करते? फिर आपको यहां पे Q3 और कैलकुलेट करना पड़ता। पहले Q1 निकाला, टेम्परेचर यहां से यहां आया, फिर Q2 निकाला, स्टेट चेंज हुआ, फिर Q3 निकालते ताकि आइस का टेम्परेचर चेंज हो 0 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस। वो जो आइस का टेम्परेचर निकालते, वो जो आइस के लिए हीट निकालते Q3, वो यहां पे आती Q3, उसका फॉर्मूला होता MC डेल्टा T। वहां पे C आप कौन सा यूज करते? आइस वाला यूज करते जो मैं आपको देता। वो भी कर लेना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस जो होती है वो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल्स होते हैं, तो 0.5 को 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे पर किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। ऐसे भी कर सकते थे। ये सवाल तो बहुत सारी वेरिएशन में पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहां पर हो। तो कॉन्सेप्ट का फील आया है? ये जो 2 वेरिएशन मैंने दिए ये आप करके मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे हमारा थर्मोडायनामिक्स अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचता है। अगला लेक्चर हमारा शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होंगी, जैसे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में 2 थी, एक कॉन्सेप्ट इन हीट था, एक थर्मोडायनामिक्स था, उसमें भी 2 रहेंगी। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें सारा कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, फ्लक्स, ये सब आएगा। फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर्स, उसकी एनर्जी, ये सब का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो मुझे लास्ट में बताना कि आपने कोई नई चीज़ सीखी या नहीं सीखी।